नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। और आज जिस वीडियो में गेट 2026 कंप्यूटर साइंस का पेपर, जैसा आप जानते हैं, हो चुका है, उसकी पूरी इन डिटेल कंप्लीट एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहले जल्दी से मैं आपको वीडियो का कंटेंट बता देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। पेपर वन और पेपर टू, यानी कि शिफ्ट वन और शिफ्ट टू के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद। मेरे को लगता है इंडिया में इससे ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे सकता। तो पेपर वन, उसके बाद आप देखेंगे पूरा डिटेल बाय डिटेल, टॉपिक बाय टॉपिक हम एनालाइज करने वाले हैं। उसके बाद शिफ्ट टू में जो आफ्टरनून शिफ्ट हमारी थी, वहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स थे, क्या चेंज हुआ, वो डिस्कस करने वाले हैं। 2027 के अगर आप एस्पिरेंट हैं तो क्या लर्निंग है इस पेपर से। हालांकि बहुत सारी लर्निंग रिपीटेटिव है, पहले भी बोलते हैं, बट क्या सीखा जा सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। कट ऑफ्स जल्दी से हटा देता हूँ, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है उसके ऊपर बात करूंगा। टाइमलाइन क्या है, अब लोगों को पता नहीं आगे करना क्या है, तो टाइमलाइन क्या होती है हर साल गेट की, क्योंकि हर साल हम काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, उसके बारे में बात करूंगा। और कौन कौन से ऐसे एग्जाम है जो एज अ बैकअप आप रख सकते हो अपार्ट फ्रॉम गेट, जिनका गेट स्पेसिफिकली बहुत अच्छा नहीं गया है, और वो सारी बात हम यहाँ पर करेंगे। यस, तो आई विल गो वन बाय वन। सबसे पहले ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अगर बात करें तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। जब कल मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मेरे को लगता था कि शिफ्ट वन थोड़ी शायद आसान है, शिफ्ट टू थोड़ी टफ है, बट धीरे धीरे फाइनली आई केम टू एन अंडरस्टैंडिंग इट इज द अदर वे राउंड। शिफ्ट टू इस बार रिलेटिवली थोड़ी सी आसान थी, शिफ्ट वन रिलेटिवली थोड़ी सी टफ है। तो मैं इसको मॉडरेट और कंसेप्चुअल बोलूंगा। आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकता कि बहुत टफ था। अगर इंपॉर्टेंट बात करें, पेपर जो सब्जेक्टिव नॉलेज आपकी अच्छे से चेक की गई है, बहुत सारी कैलकुलेशंस थी, पेपर रिलेटिवली बहुत लेंदी था। एमएसक्यूज क्वेश्चन पेल पेल के डाले गए यहाँ पे। तो अभी आपको अगर अप्रोच भी पता, आंसर भी पता है, ऐसा नहीं कि कुछ अजीब बात है। सीपीयू शेड्यूलिंग में बच्चों को 15 मिनट लग जा रही हैं, या अगर के मैप का क्वेश्चन है, एसओपी पीओएस का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने में 8 मिनट लग रही है, बिकॉज एमएसक्यू यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी ऑप्शन। तो बहुत लेंदी और बहुत ट्रिकी हो गया था रिलेटिवली। पेपर टू अगर हम बात करें, पेपर टू माने शिफ्ट टू बोल रहा हूँ, शिफ्ट टू अगर हम बात करें तो स्पीड और एक्यूरेसी रिलेटिवली बेटर है यहाँ पर। पेपर रिलेटिवली लाइट था, क्वेश्चंस काफ़ी हद तक डायरेक्ट थे, और अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ के गए हैं तो बहुत अच्छे से पेपर टू आप कर सकते हैं। थ्योरेटिकल डेप्थ में बोलूँगा यहाँ पर ज़्यादा थी, यहाँ पे एक्यूरेसी थी, है ना। तो क्वेश्चन जो थे, इन डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए, ऐसा नहीं बस फॉर्मूला पढ़ के आप जाओगे आंसर करके आ जाओगे, बिल्कुल नहीं था। क्योंकि एमएसक्यूज थे बहुत सारे, एल्गोरिथम थोड़ा सा एक नंबर टफ यहाँ पर पूछा है। तो कुल मिला के प्रेशर बच्चे के ऊपर बन रहा है, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जा रहा है। मतलब आई कैन से अबाउट शिफ्ट वन की, अगर सेम क्वेश्चन, वैसे ये इन जनरल भी ट्रू होता है, बट सेम पेपर अगर आप 4 घंटे में सॉल्व करोगे तो रिलेटिवली बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो ये वाली कहानी है। अगर शिफ्ट टू की हम बात करें यहाँ पर, तो PYQs, अच्छा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं पहले से भी बोलता है, इस बार जो लोग पेपर लिख के आए हैं, मेरी पुरानी आप कोई वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं बोलता हूँ अगर आप नॉट ओनली इन गेट, वट एवर एग्जाम आप जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप PYQ पे काम कर लेते हो, सारे सॉल्व कर लेते हो, तो 60 क्वेश्चन, 60 मतलब 60 मार्क्स आप फाइनल एग्जाम में लेके आ सकते हो विदाउट एंड डाउट। कोई टेस्ट मत लिखना, कोई मॉक टेस्ट मत लिखना, कोई सैंपल पेपर कुछ मत सॉल्व करना, सिर्फ 2-3 बार PYQ सॉल्व कर लो। बच्चे वो भी नहीं कर रहे होते, और हमने अपने कोर्स में इसीलिए बार बार इस चीज पे काम किया है। और जो लोग PYQ करके गए हैं उनको ये पैटर्न या एडवांटेज आपको समझ भी आएगा। एक मेरी मेरी एक और अंडरस्टैंडिंग भी है, अभी जो लोग क्वेश्चन बना भी रहे हैं ना, वो भी यहाँ पर यूज कर रहे हैं किसको, AI को। और स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे, ट्रिगर दे रहे होंगे कि यार कोई भी एकदम पैटर्न से बाहर नहीं जाना चाहता, किस तरह के क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से पूछे गए, एंड देन फीडिंग ऑन टू इट। तो मेरे को तो लगता है PYQ वाले पैटर्न पर डिपेंडेंसी और बढ़ेगी इन द फ्यूचर। यस, तो अगर आप देखेंगे MCQs यहाँ पर सबसे ज़्यादा थे 24, उसके बाद 28 MCQ थे, 24 MSQ के हिसाब से काउंटिंग बहुत ज़्यादा, 13 नेट थे। यहाँ पर रिलेटिवली 35 थे, MSQ 12 से 15 थे, और नेट 15 थे। तो इसी से समझ आता है कि शिफ्ट टू रिलेटिवली थोड़ी सी आसान थी। डिस्क्रीट मैथ बहुत घुमा के पूछा गया है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन ये थे, एल्गोरिथम के साथ काफ़ी हद तक इसको हमने यहाँ पे मिक्स किया। यहाँ पे नेटवर्क एंड प्रोबेबिलिटी से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन थे, रिलेटिवली बोल सकते हैं। अगर ओवरऑल बात करें, मेरा ऐसा मानना है कि जो शिफ्ट वन वाले लोग हैं 2 से 5 नंबर तक बढ़ सकते हैं। मेरे को लगता है मिनिमम 2 नंबर आपके बढ़ेंगे। तो जो शिफ्ट वन वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो शिफ्ट टू वाले बच्चे हैं, आफ्टरनून वाले हैं, मेरे को लगता है कम से कम 2 नंबर, 3-4 नंबर भी आपके कम हो सकते हैं।
ये लेवल 1 अंडरस्टैंडिंग हमारी यहाँ पर हो गई। उसके बाद मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, बट आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए, यू कैन लुक इनटू दिस। और साथ में एग्ज़ैक्टली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप में बहुत समय लगा टेबल बनाने में, किस-किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और मेरा अंदाज़ा क्या है कि कहीं पे इन्होंने टाइम ट्रैप किया, डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा लेंथी बना दिया। कुछ क्वेश्चन रिलेटिवली बहुत आसान थे, जैसे एप्टी शायद दोनों ही शिफ्ट में रिलेटिवली आसान था, कुछ डिफिकल्ट है जैसे सीओए हम बोल सकते हैं शिफ्ट 1 में अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे था। तो ये पूरा समरी है, आप इससे जाके अच्छे से देख के इस पे काम कर सकते हैं, बिकॉज़ अगर आपने पेपर नहीं लिखा या दूसरी शिफ्ट में थे तो आपके लिए बहुत पार्ट थोड़ा बोरिंग हो जाएगा अगर मैं पूरा डिटेल में जाऊँगा। आफ्टरनून की बात करें, दिस इज़ माय कंक्लूजन। लगभग ऑब्वियसली 1-2 नंबर ऊपर-नीचे हो सकता है, दिस इज़ मेमोरी बेस्ड। तो दिस इज़ द वेटेज सर, टॉपिक बाय टॉपिक, दिस इज़ माय फाइनल कंक्लूजन, डिफिकल्टी क्या है एंड दिस इज़ द समरी, जो मोटा-मोटा कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया। वैसे ऐसा नहीं था, अगर मैं एक जनरल बात करूँ, है ना? क्या लर्निंग हमारी है, ऐसा नहीं है कि पेपर कुछ बहुत अजीब आया, अब गेट से इतना तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं ना, ये गेट का पेपर है भाई, तो थोड़ा लेंथी भी होना चाहिए, थोड़ा कन्फ्यूज़िंग भी होना चाहिए। बट अगेन घूम फिर के आप किधर भी घूम के आ जाओ, फंडामेंटल प्रिंसिपल सेम है। क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? पीवाईक्यू पे काम करना है, अपने फंडामेंटल पॉइंट स्ट्रॉन्ग रखने हैं और 2 महीने 3 महीने में गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं होती अच्छे वाली। आपको क्वालीफाई करना है, 30 मार्क्स लाने हैं, 40 मार्क्स लाने हैं, चलेगा। बट अगर टॉप रैंक चाहिए, 60 प्लस मार्क लाने हैं, 70 प्लस मार्क्स लाने हैं, टॉप एनआईटीज़ में, आईआईटीज़ में जाना है, तो नहीं चलेगा। तो दोनों शिफ्टों से बता देता हूँ क्या-क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो 27 के एस्पिरेंट्स यहाँ पर होने वाले हैं। डिस्क्रीट मैथ बहुत अच्छे से पढ़ना है, ग्राफ थ्योरी आप इंडिपेंडेंटली ऐसा नहीं उसको छोड़ नहीं सकते। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। और अगेन वैसे तो मैंने डिटेल में बहुत सारी बातें लिखी हैं। कंक्लूजन यही है, डिपेंडेंस ऑन पीवाईक्यू, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द टॉपिक और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे देखा है, मैं हमेशा बात करता हूँ, एक दिन पहले भी मैंने वीडियो डाली थी और बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा, कमेंट भी किया था, 3 फेज़ में काम करना, स्टेप बाय स्टेप करना। अगेन ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे छूट गए, काफ़ी सारी गड़बड़ हो गई, है ना? तो दैट इज़ एन आइडिया, नहीं करना। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो सर ये 23, 24, 25, अगर मैं नॉर्मलाइजेशन से पहले बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है शिफ्ट 1 वाले जो लोग हैं 26 से 31 के बीच में कहीं कट ऑफ आना चाहिए, है ना? और अगर मैं शिफ्ट 2 की बात करूं जनरल कैटेगरी, तो 28 टू 33, बिकॉज मेरे को लग रहा है 2 नंबर से 3-4 नंबर तक शिफ्ट 2 रिलेटिवली थोड़ा सा आसान था। तो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। दो गेट में कट ऑफ का इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज अगर आप सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए लिख रहे हो तो अलग बात है। अदरवाइज अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पर ये नहीं है ऑब्वियसली कि एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एडमिशन तो मिलेगा, पॉइंट की कौन से कॉलेज में मिले, क्या मिले। ये तो बात हो गई पेपर की। अब पॉइंट है सर करना क्या है ना? क्योंकि हर साल मैं स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर रहा होता हूँ लगातार और 31 जुलाई तक ये पूरा काम हम कंप्लीट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको टाइमलाइन समझाता हूँ, बाकी आने वाले टाइम में और वीडियोस बता के और डिटेल में भी आपको लेके जाऊँगा। अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है ना? तो मान के चलिए नेक्स्ट सैटरडे संडे और एग्ज़ाम होगा, उसके बाद 1 हफ्ता आमतौर पे गेट वाले लेते हैं। तो मान के चलिए कि 16 से 20 फरवरी के आसपास आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी और उससे पहले तो आप जो करो वो कंफ्यूजिंग ही है, बिकॉज़ हर कोई मेमोरी पे खेल रहा होता है। एंड आई हैव सीन बच्चा बोल रहा है मेरे 60 नंबर आएँगे, बाद में 35 आए, एंड इट कैन गो अदर वे राउंड आल्सो। रिस्पॉन्स शीट आएगी। लास्ट ईयर भी हमने 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा एनालिसिस किया था, रैंक प्रेडिक्शन किया था और इंडिया में फर्स्ट टाइम किया था और बेस्ट किया था। अब अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, तो इस बार भी हम करने वाले हैं। जैसे रिस्पॉन्स शीट आई आपको पता लग जाएगा आपके एग्जैक्ट कितने नंबर आने वाले हैं। उन नंबर के वजह से आपको मोटा-मोटा आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन-सा कॉलेज मिलने वाला है। वो पूरा डेटा हम आपको दिखाएँगे कि बेस्ड ऑन कट ऑफ इस रेंज में लगभग आपको क्या कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर सिनेरियो, अगर ये क्लैरिटी है आपको कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं कि मैं तो एडमिशन ले ही रहा हूँ, अब आने वाले 4-5 महीने की लड़ाई रह जाती है कि उस रैंक के ऊपर अच्छे से अच्छा कॉलेज कौन-सा लेना है। अगर आपको ये समझ आ रहा है कि नंबर इतने खराब हैं कि कॉलेज लेना इज़ नॉट मेकिंग सेंस, या तो मेरे को कुछ और करना है या तो 27 लिखना है, देन यू कैन आल्सो मेक अ कॉल, है ना? मैं आम तौर पे बोलता हूँ अगर कुछ खास मजबूरी नहीं है तो 40 से, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 40 से कम मार्क्स पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए, वरना मोटा-मोटा आप उसी कॉलेज में पहुँच रहे होते हैं जिस कॉलेज से आपने जिस जिस लेवल के कॉलेज से आपने बीटेक किया, कोई सेंस नहीं है उस बात का,
है ना। और रिजल्ट आपका कुछ 15 से 20-25 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, एग्जैक्ट ईयर पता लगेगी। काउंसलिंग आपकी चलेगी आमतौर पे अप्रैल से मई में ये कोप और सीसीएमटी, कोप के थ्रू आप आईआईटी और पीएसयूज की काउंसलिंग आमतौर पे होती है, और सीसीएमटी में एनआईटीज की और ट्रिपल आईटीज की काउंसलिंग होती है, वो पूरी चल रही होती है। जून जुलाई पूरा कंफ्यूजन, आप लोग बार बार पूछते हैं सर यहाँ पर भी स्पॉट में ये मिल रहा है, ये ऑप्शन है, क्या करूँ, किधर जाऊँ, तो वो पूरा काम हम करते रहेंगे। 31 जुलाई तक मेरे ख्याल से 99% ऑफ द टाइम स्पॉट राउंड ये वो सब कुछ हो चुका होता है ना। तो इसमें हम आपकी क्या हेल्प कर रहे होंगे, मैं एक बार जल्दी से बताता हूँ। दीज आर द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, अभी थोड़ा सा मैंने कंपाइल करके रखा। अगर गेट खराब हुआ है तो स्टिल जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, इस कोलकाता, जिनके सेपरेट एग्जाम्स हैं, और ये एग्जाम लिख के आप अच्छा कॉलेज में एंड अप कर सकते हैं, जहाँ से आपको अच्छा प्लेसमेंट मिले, अच्छा आइडिया मिले। तो मैं गेट की पूरी बात नहीं कर रहा, बट अगेन अगर मैं एक बार आपको बताऊं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूरा काउंसलिंग हम चला रहे होते हैं हर साल। किस कॉलेज में लगभग कितना स्कोर चाहिए होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सेपरेट रिटन टेस्ट होगा, गेट एग्जाम के ऊपर होगा, इंटरव्यू होगा, क्या होगा, और अप्रॉक्सीमेटली वहाँ से आप क्या पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लगभग आपकी फीस क्या है। बहुत सारे लोगों को फीस का भी इशू होता है। तो पूरा रैंक प्रेडिक्शन और काउंसलिंग सपोर्ट हम चलाएंगे। और अगर आपके मार्क्स ऐसे हैं कि आप श्योर हैं कि सर हमें एडमिशन ही लेना है अगले साल, तो यू कैन टेक योर कॉल। तो अभी अगर आप ये काउंसलिंग या जितना भी डेटा हमारे पास है, जितना भी रिकॉर्डेड कंटेंट है, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, बिकॉज आप ये सेपरेट एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो उनके लिए आपको प्रिपरेशन चाहिएगी, तो आप अभी भी ये 26 वाला एक्सेस ले सकते हैं, जो कि 31 जुलाई तक आपका एक्टिव रहेगा। इसमें सारी काउंसलिंग और कंटेंट, सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी। और अगर आप बाद में ये डिसाइड भी कर लेते हैं कि आपको एडमिशन लेना है, तो आपको हम बाद में एडजस्ट कर देते हैं फॉर 2027 आपकी फीस यहाँ मैनेज हो जाएगी। उसके बाद अगर आप अभी रेडी है मेंटली, आपको क्लैरिटी है, पेपर लिख लिया, अभी आपका ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर था, या आपको श्योरिटी है कि नंबर इतने नहीं आ रहे कि सोचना चाहिए, कंफ्यूज होना चाहिए, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर 2027 और 2028 और 2029 बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं एक बार आपको एकेडमिक कैलेंडर दिखा देता हूँ। जैसा आप जानते हैं हर बार हम 2 स्प्रिंट में यहाँ पर काम करते हैं, तो डिस्क्रीट मैथ मेरे को लगता है आज से ही पढ़ना आपको शुरू कर देना चाहिए। टुडेज 9th ऑफ फेब, और लगभग हर सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया जाना चाहिए, और सिलेबस आपका 30 सितंबर तक पूरा होना चाहिए, है ना। उसके बाद जो सेकेंड इटरेशन है आपकी, वो हम शुरू करेंगे 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से, जहाँ पे हाई स्पीड, लगभग ये आप देख रहे हैं डबल टाइम, 234 डेज, 123 डेज में लगभग 31 जनवरी तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, जिसमें आगे टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड पीवाईक्यू, सारी चीज़ें, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ फीचर्स के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे इस बार भी हमने किया था, सबसे पहले गोल स्लाइडर हमारे पास है, आप गोल स्लाइड करके तय कर सकते हैं आप कितने नंबर टारगेट कर रहे हैं। हमारा कोर्स उसी हिसाब से अपने आप को सेल्फ अलाइन करता है, और उतना ही कंटेंट आपको दिखाएगा जितना ज़रूरी है। उसके अलावा किसी भी टॉपिक के अंदर आप जाओगे तो कितने क्वेश्चन, कितने पीवाईक्यू होने चाहिए, इंडिया में सबसे बड़ा जो कलेक्शन है पीवाईक्यूज का, वो यहाँ पर हमारे पास है। कोर्स आपके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करता है, कितने क्वेश्चन आपको दिखाए जाने चाहिए बेस्ड ऑन आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, वो सारी चीज़ें, किस टॉपिक से, उस टॉपिक के अंदर किस सब टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हिस्टोरिकली, वो सारी परसेंटेज हॉटस्पॉट्स आपको दिख रहे होते हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली पता लगे प्रिपेयर कैसे करना है। इस बार भी फाइनली वही सीखा ना, पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू। आप पीवाईक्यू करके जाओ, पैटर्न के हिसाब से करके जाओगे, कम एफर्ट में अच्छे नंबर आप लेके आओगे। उसके अलावा स्कोर बोर्ड हमारे पास है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है बैच के अंदर, स्कोर बोर्ड की मदद से आप चेकआउट कर सकते हैं। टेस्ट, हर मॉड्यूल के बाद हर सब्जेक्ट में आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, ग्रैंड टेस्ट होंगे। केजीआई कम्युनिटी है, जहां पर गेट की सेपरेट कम्युनिटी, आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, थ्रू वेबसाइट चैट कर सकते हैं, बिकॉज कम्युनिटी यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो खैर वो सारे फीचर है, बाकी बीच बीच में मैं टेल मी एनीथिंग सेशन लगाते रहूँगा। इट्स अ सेल्फ बेस्ड कोर्स, तो ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास में लगाऊंगा, इंटरेक्शन आपके साथ करूंगा, बट ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास में हम सारा कंटेंट दोबारा से पढ़ाने वाले, उसको कोई मतलब नहीं। सारा रिकॉर्डिंग सेपरेटली हमने यहाँ पर बना के रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं है, उनके वीडियो सॉल्यूशन भी हैं, तो आप अपने कंफर्ट से, अपनी सहूलियत के हिसाब से पूरा कोर्स आगे लेके चल सकते हैं। जो कैलेंडर है, ये एक अंदाजा देने के लिए कि लगभग हमारी अंडरस्टैंडिंग में इतने टाइम के अंदर ये काम आपको कर लेना चाहिए। यस, तो ठीक है, इसके ऊपर आप विचार करिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कोर्स में, अगर आपको एनरोल करना है। बाकी मैं काउंसलिंग क्लासेस अभी बैक टू बैक लगाने वाला हूँ, आपके जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन है, आप आके मुझसे बात कर सकते हैं। यस, थैंक यू। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।